जय भीम साथियों। जय भीम। आज जय भीम। जय भीम जय भीम। आज बामसेफ और इंसाफ की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जो उसका विषय है बामसेफ संगठन की 50 साल की उपलब्धियों का मूल्यांकन। तो 6 दिसंबर 1973 में बामसेफ शुरू हो गई और आज 6 दिसंबर 2023 को 50 साल पूरे हो गए। उसके उपलक्ष्य में ये विषय रखा गया है। तो इस सभी साथियों को 50 वर्षगांठ की बामसेफ की सालगिरह पर, इस अवसर पर मैं सभी साथियों को, बामसेफ, इंसाफ, बीपीटी, बीआरसी, इन सभी साथियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि हम 50 साल बामसेफ में काम कर रहे हैं और आगे चल के भी हमें और भी बढ़िया काम करना है। तो इस विषय के बारे में हमें मार्गदर्शन करने के लिए माननीय टीचर प्रोफेसर, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ, माननीय मदन पाल जी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेफ, माननीय अशोक कुमार डोंगरे जी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेफ, माननीय मोहन भाई परमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसाफ, और माननीय पंचशील कुमारी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीआरसी, और इंसाफ के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव माननीय मिलिंद भिंगारी जी, और निवेदक और हमारे संचालन कर रहे हमारे साथी रवि डोनेकर जी, राष्ट्रीय महासचिव बामसेफ, इन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो कुछ लोग ये इस प्रोग्राम में जुड़े वाले हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अगला प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं माननीय मदन पाल जी से रिक्वेस्ट करता हूं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष बामसेफ, इस विषय के बारे में हमें मार्गदर्शन करें। मदन पाल जी। थैंक यू टोगे साहब। मेरा डेजिग्नेशन गलत बताया जा रहा है। मैं उपाध्यक्ष नहीं था, मैं बामसेफ का ऑफिस सेक्रेटरी था। अच्छा, ओके। ऑफिस सेक्रेटरी था मैं। तो बामसेफ का जो इसका जो शुरुआत हुई, तो साथियों कोई ऐसा नहीं है कि ये भावना पे बह करके इसका नींव रखी गई। बड़ी सोच समझ के इसकी नींव रखी गई। देखो 1973 में 2 संस्थाएं बनी थी बामसेफ। एक बना था दलित पैंथर और एक बनी थी बामसेफ। दोनों ही दलित उत्थान के लिए बनी थी, लेकिन इसके जो दलित पैंथर को बनाने के पीछे ब्राह्मण थे और बामसेफ को बनाने वाले हमारे लोग थे। तो उसमें क्या था, ये इतना कमिटमेंट बताया। जिस समय बामसेफ की नींव रखी गई तो SC ST एम्प्लॉइज की करीब 10,000 संस्थाएं उस समय थी, और ऐसे जो गली पूछे के लगाओ तो लाखों संस्थाएं थी। तो उन्होंने उस संस्थाओं से डिस्करेज नहीं हुए, उससे उन्होंने बनाया बामसेफ को। तो साथियों बामसेफ को जब काशीराम जी इधर घूम रहे थे, इसमें पूना में, दोनों ही पूना में, दोनों ही जो थे कर्णधार, वो पूना में घूमते थे। तो उनका आमना सामना हुआ दलित पैंथर वालों से। तो उधर वो कहने लगे दलित पैंथर वाले, काशीराम जी हम आपको यार ढूंढ रहे थे, आपको बोलो भी क्या बात है। कहला हमारे को एक आदमी चाहिए। कैसा आदमी चाहिए? कहला हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारा दफ्तर खोल के बैठे दलित पैंथर का, और हम उसको 1,000 रुपये महीना देंगे। उस जमाने की बात है जब बाबू की तनख्वाह 300-400 रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, 500 होगी बस। क्या हम उसको 1,000 रुपये महीना देंगे, हम उसके 1,000 रुपये महीना देंगे।
कांशीराम जी बोले भाई आदमी मुझे भी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मेरा दफ्तर खोल के बैठे और मुझे 1,000 रुपया महीना दे। तो ये आज कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई सा प्रदेश नहीं है जहां बाम साहब काम ना हो रहा हो। हर इस तरह काम हो रहा है कि ये वही लोग हैं, अपना पैसा अपना समय लगा करके, ये वही है कि पे बैक टू द सोसाइटी। तो ये लोग हैं जो बाम साहब को चला। आज बाम साहब का नेटवर्क पूरे देश में, आज की डेट में कभी भी किसी टाइम देख लो कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता रहे, ये बाम साहब है जो कमिटमेंट के साथ बनी थी। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पे बनी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया कि जितना हमारा शूद्र समाज 6,743 जातियों में बटा हुआ है, बाबा साहब ने वो SC ST OBC में 3 कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। ये कितना बड़ा काम है, जो 6,743 जातियों के समाज को 3 कैटेगरी में लाकर खड़ा। ये कैसे करा, ये तो बहुत लंबी कहानी है। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, क्योंकि मांग चल रही थी भाई आजाद करो। तो 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो उधर अंग्रेजों ने कहा भाई इधर जो मांग चल रही थी कि हमें थोड़ा, हम बहुत हुआ, क्योंकि अब उनके साथ हर जगह युद्ध चल रहा था कि भाई हम थोड़े बिजी, थोड़े उलझे हुए हैं, आप हमें कोऑपरेट करो, हम आपको आजाद कर देंगे धीरे धीरे। तो 1919 में उन्होंने पास किया एक बिल के भाई जिसको कहा गया है रियलाइजेशन ऑफ होम रूल। तो जब बाबा साहब के भी हम धीरे धीरे तुम्हें आजाद कर देंगे। जब बाबा साहब को पता चली, बाबा साहब उधर मिस्टी बेटा मुझे फोटो दिख रही। तो बाबा साहब उनके पास गए। बाबा साहब को तो लॉर्ड लिथ को के बराबर मानते थे। तो अंग्रेजों के मुझके पास गए कि अभी आपने चलो इनको तो आजाद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे लोग नहीं दिख रहे। हाँ हाँ, आवाज आ रही है? आ रही, आप बताओ, बात कीजिए। हाँ तो आप बात कीजिए सर। हाँ, तो बाबा साहब उधर गए। हाँ जी, आ रही है, आप बात कीजिए। हाँ, उन्होंने कहा भाई चलो इनको तो आजाद कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके गुलाम है, लेकिन जो इनके गुलाम है भाई उनके बारे में क्या है कि एक तालाब में पानी बिच्छू पीले खराब नहीं होता, सांप पीले पानी खराब नहीं होता, सुअर पीले पानी खराब नहीं होता, लेकिन अगर यह अछूत कहलाना आदि पानी पी ले तो पानी खराब होता है। भाई इनके बारे में क्या है? और इनकी इसीलिए ये दशा है कि इनके पास कोई साधन नहीं है, मकान नहीं, खाने को रोटी नहीं, वो खेत नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए ये इनकी आदत इसलिए भाई इनका कुछ सोचो। वो कह ले भाई डॉक्टर अम्बेडकर भाई आपके लोगों को क्या, किसकी ज्यादा छीन के दे दे भाई, किसके कारोबार छीन के दे दे। तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो, आप जो सरकारी नौकरियां हैं ये तो किसी की नहीं, तो तुम्हारी है, इन पर तो किसी को वो नहीं है भाई, इनको ये आप दे सकते हो। तो वहां से भी रिपोर्ट गई उधर विदेश में, वहां उसमें लंदन में। तो कहा भाई ऐसा करो, इसमें आपको तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी अपनी, उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, देखते हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर कहता है क्या करें। तो उन्हें साइमन नाम का अंग्रेज था, उसका कमीशन बनाकर भेज दिया, जिसका साइमन कमीशन। तो हमारे लोग तो अनपढ़ थे, ये बात अखबार में आ गई, हमारे लोग तो अनपढ़ थे, उनको पता नहीं था। लेकिन जो इनके लोग थे, इन्होंने जाकर के उसको हवाई अड्डे पे उनका विरोध किया कि साइमन कमीशन गो बैक। खैर बड़ी परेशानी हुई बाबा साहब के सामने। खैर बाबा साहब ने जैसे तैसे करके वो वहां जाकर ले जाकर उसको दिखाया कि देखो ये हमारे लोग हैं, इनमें ये रहने की जगह है, हुई तो पशु का गोबर हो रहा, हुई हमारी रोटियां बन रही है, भाई ये लोग हैं, ये जमींदार लोग हैं, इनके हैं। तो इंक्वायरी कराई, हालांकि बड़ा विरोध हुआ था इन लोगों का। तो जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी, तो वहां से साथियों फिर उन्होंने कहा भाई दो गोल में सभा में आपको पता है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, एक शेड्यूल बनाओ, जो जातियां अपने आप को शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से नहीं, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा मानती है, भाई वो उनके नाम ले लो। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, 2 विचारधारा चल गई।
एक डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा, एक दूसरी गांधीवादी धारा। तो उधर उन्होंने जो आज ओबीसी कहते हैं जिन लोगों को, तो जो हमारे बाबा साहब कह रहे थे कि भाई जैसे जो ओबीसी लोग हैं, कभी आप भी इसमें आओ, लेकिन उनके नेताओं ने कहा नहीं यार तुम इनमें कहाँ मिलोगे, क्योंकि इन्होंने भड़काया उनको, जैसे सुनार है भाई तुम्हारा इतना अच्छा काम है, तुम इनमें कहाँ मिलोगे। तो उनको ऐसे जो आज ओबीसी के लोग उनको भड़का दिया, और नतीजा ये हुआ SC/ST जो कबीले वाले लोग ट्राइब SC कहलाए, जो हमारे वो जातियां जो शेड्यूल कास्ट कहलाए। तो शेड्यूल जो फाइनल हो गया, तो फिर अंग्रेजों ने इनको अपना अधिकार देने शुरू कर दिए। उसके बाद में मान्यवर कांशीराम जी बताते थे 5000 एप्लीकेशन आई थी बाद में, कभी हमें भी जाति में लोग, उन्होंने कहा नहीं भाई हमने जो कर दिया वो ये से ज्यादा नहीं होगा। तो साथियों SC/ST OBC, तो बाबा साहब के दिल में ये बात कांटे की तरह चुभती रही कि भी मैं अपने जो शूद्र समाज है उसको अधिकार कुछ तो दिलाने में रहा, लेकिन कुछ अपने अहम के कारण या कोई अपने नेताओं के बहकाए में कारण उन्होंने नाम नहीं दिए, इसलिए वो बहुत पीछे रहेगी। तो उनके ये दिमाग उन्होंने उसको नाम दिया, सारा शूद्र समाज था उन्होंने नाम दिया SC/ST तो हो गई। उन्होंने अगले समाज को दिया, दूसरे समाज को बाकी लोगों को दिया OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस। चलती रही, देश आजाद होगा। देश आजाद होने के बाद में उधर फिर वहाँ बात उन्होंने बाबा साहब को संविधान अधिकार मिला। ये तो बहुत लंबी कहानी है, कैसे उनको आए वो विधानसभा, उनके बड़ा विरोध हुआ था जब उन्होंने नॉमिनेशन की कई जगह नहीं छोड़ी थी इन्होंने नॉमिनेशन। और मैं किताब में पढ़ता हूँ, उसमें वो बाल गंगाधर तिलक कहते थे यार ये डॉक्टर लंगोट पागल हो गया क्या, इसके आदमी वहां जाकर क्या वो हल चलाएंगे, भेड़ बकरी चलाएंगे। तो उधर वो फिर वो कहने लगे, पटेल साहब कहने लगे, और क्या कहने लगा वो ये तिलक साहब, मैंने जो है कोई जगह नहीं छोड़ी है, अंबेडकर के विधानसभा में आने के लिए, और रास्ते तो क्या खिड़की दरवाजे तक बंद कर दिए हैं, और यही वह उनका नॉमिनेशन की फाइल नहीं हो रहा था। फिर वहाँ उधर जो आज बांग्लादेश है, वहाँ की एक जोगेंद्रनाथ मंडल थे, उनका नॉमिनेशन हो गया था। तो उन्होंने वहाँ के लोगों ने सोचा भी डॉक्टर अम्बेडकर जो है संविधान सभा में आना चाहिए, तो वहाँ से जोगेंद्रनाथ मंडल का वो विड्रॉ कराया, वहाँ से उसका नॉमिनेशन, फिर बाबा साहब का नॉमिनेशन कराया। तो बाबा साहब जीत गए वहाँ आगे संविधान। तो जैसे ही वो वहाँ हुआ, तो इन्होंने उसको जो एरिया थे जिन कोऑपरेट किया था उनको बांग्लादेश में ढकेल दिया जानबूझ के। अब ये बाबा साहब फिर रह गए कि भी तुम तो उधर से आए जीत करके पाकिस्तान से, तुम्हारा तो मतलब ही नहीं इसमें। बाबा साहब ने उसके बाद में फिर एक और जगह थी, वहां से मेरे नाम याद नहीं है, उनका विड्रॉ कराया, तो वहां से भंडारा से बताएं शायद वहां से उनको जिताया। तो संविधान सभा में आगे संविधान बना, तो बाबा साहब ने 340 धारा ओबीसी के लिए डाली कि भी सरकार को चाहिए 340 धारा लिखी कि जो ये ओबीसी लोग हैं, इनके बारे में कुछ सोचे। मांग उठती रही, तो वहां उन्होंने कहा भाई चलो ये आयोग बना देते हैं। तो काका कालेलकर आयोग बना था। तो काका कालेलकर पूना का ब्राह्मण था, वहां तो पूना में तो ये थी हांडी, उसका गले में हांडी लगी हुई थी, पीछे झाड़ू, तो वहां के ब्राह्मण को उसको अध्यक्ष बना दिया। तो उसने जो अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट साइन तो की उसने कहा, लेकिन अलग से चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री को कि भी ये रिपोर्ट है, इसमें साइन तो मैंने कर दिए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता लागू हो। क्यों? नियत क्या थी कि भाई अगर ये ऐसे लागू होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाए हमारे लिए, और अगर तो उन्होंने लेकिन कहा भाई ये बहाना कर दिया। उसमें 8 पेज की चिट्ठी बताते हैं जो लिखी थी। तो क्या हुआ, वो वोट रद्दी की टोकरी में चली गई, पटल पाई नहीं उसमें। तो फिर उसके बाद में फिर ये चलती रही। 1977 में जनता पार्टी आया था, आप लोगों को याद होगा। तो ये फिर मांग उठी कि भी वो मंडल कमीशन उसकी काका काले की रिपोर्ट को यार लाओ, उसमें डिस्कशन करो, तो उसमें डिस्कशन करो। उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, हम जो है ना इसको छोड़ो, पुरानी बातों को छोड़ो, हम नया आयोग बना देते हैं।
तो नया आयोग बना दिया, मंडल आयोग बना दिया, आपको पता होगा। तो मंडल आयोग जैसे आई तो वो जनता पार्टी चली गई, कांग्रेस आ गई। उसके बाद वो पड़ी रही, और उसके बाद वीपी सिंह जी आए, आपको पता है जैसे वो लागू हुई है। तो इसी कहानी है। तो ये बाम साहब का यही है। बाम साहब ये इंफॉर्मेशन बाम साहब के लोग ही लाते हैं। तो मैं एक शादी में गया हुआ था, तो वहां ऐसे ही बैठे थे, वो कह रहे यार बाम साहब के लोग भी कमाल है। मैंने क्या हो गया? कहने लगे इसकी ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाते हैं जो पता ही। तो बैक टू द सोसाइटी पे आधारित है ये, और ये आप लोग सब फीडबैक ये सोसाइटी के पड़ जाए, उसी के तहत आप काम करते हो। तो और ज्यादा और भी साथी हैं बोलने वाले, बातें तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ना बढ़ते हुए मैं इसी बात को यहीं खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर जी, आपने पूरे बाबा साहब का जो इतिहास था वो बता दिया, और आज तक हाँ 5 मिनट तक कल बात करने को आपको चांस नहीं मिला, तो आप सभी साथियों को जय भीम। आज राम से 50 साल के उपलक्ष्य में आज जो YouTube चैनल पे प्रोग्राम रखा है, सही बोले तो आज हम इसमें ऑथेंटिक स्पीकर नहीं है, फिर भी थोड़ा समय दिया, मैं आयोजक का धन्यवाद मानता हूँ। साथियों, बामसेप की स्थापना 1973 में गिने चुने लोगों ने इस समाज को सोशल चेंज की जरूरत निकट बोल के इस समाज को बामसेप एक संगठन बनाया, और 1978 में उसे घोषित किया। अंडरग्राउंड 73 से 78 तक चली, और उसके बाद घोषित होके फिर लोगों में जाके काम कर रही थी। इसमें बामसेप का एक ही मकसद था कि इस देश में सोशल चेंज लाना चाहिए, और जो भी संगठन अभी तक थे जाति और जो संगठन थे वो अपने ट्रेड यूनियन के माध्यम से अपना काम चलाने के, कर्मचारियों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम करते थे। मगर बामसेप ने अपने ही आपको ऐसा ही बनाया है कि बामसेप संगठन रहेगा कर्मचारियों का, मगर काम करेगा समाज के लिए। तो क्या काम करेगा? तो समाज में संविधान मूल्य जो है, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय की मूल्य है, ये दबे कुचले लोगों तक जाना चाहिए। इस समाज में कास्ट बेसिस पे जो अन्य अत्याचार और यहाँ भेदभाव किया जाता है, वो भेदभाव नष्ट करके समता विकसित व्यवस्था निर्माण हो, और इस हैसियत के हमारे जो नैसर्गिक अधिकार है, शैक्षणिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, राजकीय है, ये जो हमारे मूल अधिकार है, ये अधिकार हमें संविधान में बाबा साहब ने दिए वाले हैं, वो अधिकार हमें मिले। इसलिए बामसेप का ये जो काम है, ये काम करते करते आज 50 साल हो गए। आज 50 साल में हम देखते हैं कि मंडल आयोग उपलब्धियां क्या है हमारी। मंडल आयोग जो कि कालेलकर आयोग नियुक्त किया था, वो कालेलकर आयोग उन्हें अपना अभिप्राय दिया और वो बंद हो गया। उसके बाद मंडल आयोग आया, और वो मंडल आयोग के माध्यम से हमारे जो ओबीसी भाई है, इनके लिए ये मंडल आयोग वीपी सिंह के सरकार में मंजूर हुआ। इसके लिए हमारे बामसेप ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने हमारे पैसों से किताब छाप के हमारा हर एक कार्यकर्ता लोगों के डोर टू डोर जाके ओबीसी को, ये हम समझते थे कि भाई ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा जो अधिकार है संविधान ने बाबा साहब ने दिए, और वो अधिकार इससे आपको मिल जाएंगे। अपना जो नौकरी है, शिक्षण है, इसमें अपने को अधिकार मिलेंगे। ऐसा मंडल आयोग रहेगा आपके लिए, और इस माध्यम से हम
डोर टू डोर बामसेप के कार्यकर्ता जाके इस मंडल आयोग का बहुत बड़ा हमने आंदोलन चलाया। और वो आंदोलन का आज जो हम देख रहे ओबीसी बांधव हमारे आज जो बेनिफिट ले रहे, ये एक उपलब्धि हमारे बामसेप की है। केवल बामसेप ही मंडल आयोग जानता था। हमारे उच्च शिक्षित अधिकारी, कर्मचारी, हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता, केडर के कार्यकर्ता, ये बामसेप के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से हम मंडल आयोग है क्या, बलशाली भारत को मंडल आयोग की क्या आवश्यकता है, मंडल आयोग क्यों लागू होना चाहिए, तभी मंडल आयोग का बेनिफिट मिलने वाले लोग ही इनका गैर समझ हुआ और वो ही आंदोलन में हिस्सा लेकर मंडल आयोग को विरोध कर रही थी। उसी दरमियान मंडल की एक यात्रा निकली और उसमें जिसको बेनिफिट मिलना था वो भी उसमें हिस्सा लिया। ऐसा यह मंडल आयोग का हिस्ट्री है। और उसके बाद जो भी हमारा ये खाजगीकरण का खाउजा धोरण है, उसमें भी बामसेप ने बड़े पैमाने पे खाउजा धोरण को अपने समाज में जाके खाउजा धोरण क्या है, खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकरण, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, हमारा जो आरक्षण खत्म होने वाला, हमारी जो एजुकेशन स्कूल है, स्कूल बंद होने वाली है, ऐसा बहुत जन जागृति की। और उसके आज हम देख रहे बामसेप ने तभी बोला, अभी बोल रहे और अभी आगे बोलेंगे कि संविधान की रक्षा करो, संविधान में हमारे अधिकार है, हमारे जो कर्तव्य दिए वाले बाबा साहब ने बहुत बड़े मेहनत से हमें इस संविधान में जो भी हमारे नैसर्गिक अधिकार दिए वो ही बामसेप लोगों तक पहुंचाने की अभी तक कोशिश कर रहा है, आगे करेगा। इसके पहले भी हमने जो हमारे 4 कलमी कार्यक्रम हमने चलाए, उसमें भी हमारा यही कहना था कि सबके लिए शिक्षा, एक ही छत के नीचे सबके लिए समान शिक्षा, और वो शिक्षा देने के लिए मंदिर, मठ, अखाड़े में जो भी हमारे राष्ट्र की संपत्ति है उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उस पैसों से सबके लिए, सबके समान सभी लोग के लिए खुला और 21 वर्ष आयु तक ये शिक्षा देने का यही बामसेप ने बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया। और सबका स्वास्थ्य मिले ऐसी बामसेप की, सबको एजुकेशन मिले ऐसे बामसेप के बड़े बड़े प्रोग्राम हैं। और वो प्रोग्राम के माध्यम से जन मानस में, समाज में जाके बामसेप की जन जागृति का काम किया है। ऐसा ही हम आगे काम करेंगे और इस माध्यम से यही हमारी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूं। और जो आयोजक ने मुझे यह समय दिया, मैं उनका धन्यवाद करके मैं मेरी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम। धन्यवाद सर जी। आपने बाबा साहब के फुले अम्बेडकरी मूवमेंट जो हमने चला रहे हैं, तो उस मूवमेंट के हिसाब से बामसेप ने जो आंदोलन चलाए, मंडल आयोग का हो या एलपीजी का हो या और कौन सा आंदोलन है, वो चला के हमने इस देश में जो हमारा बहुजन समाज है उसके प्रति हमने न्याय देने का प्रयत्न किया है, ऐसा आपने कहा है। इसके बाद सर जी आप राठौड़ साहब आप ही बात करो। राठौड़ साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सभी साथियों को जय भीम। आज का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर राष्ट्रीय कक्षा पर डाउन ट्रोडन पीपल, दबे कुचले लोग और उनके उत्थान के लिए इस देश में जो हो रहा है, जो हो गया और जो होने वाला है, उसके मद्देनजर उनकी जो संस्था है, उनकी जो मातृ या पितृ संस्था जिसे भी कहते हैं, तो फुले अम्बेडकरी मिशन की जिम्मेवारी पढ़े लिखे कर्मचारियों ने 6 दिसंबर 1973 को अपने सर पे लेकर, अपने कंधे पर उसकी जिम्मेवारी लेकर इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो सुसुप्त थी, या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जाने के बाद कुछ
ज्यादा एक्टिविटी न होने के कारण उसको अपनी जिम्मेवारी समझकर लोगों ने ली और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो आज 50 साल हो चुके हैं और उस 50 साल में बामसेप क्या है, बामसेप क्यों है, बामसेप किसके लिए है, बामसेप इस देश में क्या करना चाहता है, अभी तक क्या किया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसी भी कंट्री में, विश्व के किसी भी देश में देख लो, वहां के जो लोग हैं, उधर जो कैटेगरी है या उधर जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से उधर कोई ना कोई संगठन है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन, जिसके अंदर ह्यूमन राइट कमीशन है, यूनो का, अभी जो मानवता के आवाज को उठाने के लिए सारे विश्व के लोग इकट्ठे हो गए और उसकी पहल भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पहले हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने रखी थी। और वो जो मैंने कई बार आपको बोला, जो गुलामगिरी किताब लिखकर उसकी जो रॉयल्टी थी और गुलामगिरी जिसको अर्पण की, वो अफ्रीका के निग्रो ट्राइबल के लिए, उधर के गुलामों के लिए उन्होंने उसको समर्पित कर दिया था। यानी विश्व में बुद्धा के आगमन के बाद, तथागत बुद्ध के आगमन के बाद, इस देश में, पूरे विश्व में जो कुछ मानवता की बात हुई, इंसानियत की बात हुई और लाइफ यानी जीवन जीने का तरीका, जीवन कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, समाज को चलाने के लिए सिस्टम क्या होनी चाहिए, उसमें धर्म का क्या रोल है, उसमें राजनीति का क्या रोल है। देखो, तथागत बुद्ध ने हमें बहुत सारे रास्ते बताए हैं। इसके ऊपर चलते चलते इस देश में ईस्वी सन पूर्व 600 से ज्यादा साल के पहले बुद्धा का इस धरती पे आगमन था। ईस्वी सन के बाद इस देश में आर्य आए। और आर्य लोगों क्या, आर्य लोग जो आए बुद्धा के बाद, तो उन्होंने आपका पूरा इतिहास ही खत्म कर दिया। जो कई बार बात हुई है भाई, तक्षशिला, नालंदा, बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय को जलाना, उनके लाइब्रेरी को खत्म करना। लेकिन जो मेन बात जो हमें करनी है कि इस देश में आपके समाज के लोग, हमारे बात कहा जाता था, थी, जहां की नगर रचना, ले लो या हड़प्पा ले लो, उस संस्कृति को देखो। उससे भी आगे जो अभी विश्व को उल्टा चश्मा पहनाकर आपका जो दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो विरोधी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आज विश्व को तथागत बुद्ध की उस जगह, उस इवेंट्स और हिस्टोरिकल सारे जो प्रमाण है, उसको अंडरग्राउंड कर उसके ऊपर जबरदस्ती अपना पैर जमाकर अपना सिक्का मारने की कोशिश हो रही है। हालांकि विश्व में भारत की जो परिस्थिति है, आर्य के आगमन के बाद जो वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था के बाद जो यहाँ के लोगों को मनुस्मृति
के अंदर डाला गया, उनका सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सभी क्षेत्रों में इनका शोषण हुआ और उनको अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। तो हमारे महापुरुषों ने उनमें से रास्ता निकालकर हमारे हिस्ट्री जो फुले साहब से लेकर बाबा साहब तक हमारे पास हिस्ट्री थी, लेकिन हमारे सामाजिक जो महापुरुष थे उनके पहले के, जिन लोगों ने हमें मानवीय अधिकार दिलाने के लिए सामाजिक परिवर्तन की बात कहते कहते हमें ऑर्गेनाइज करके हमें आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के लिए जो अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए, उनके फलस्वरूप महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हमारे बीच में आ गए। बुद्धा के बाद इस देश में जो सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति हुई, उस वैचारिक क्रांति में सबसे बड़ा रोल संत कबीर का है। संत कबीर जी ने, देखो ये लोग कहते हैं आप लोग अनपढ़ गंवार ऐसे गए हैं, लेकिन संत कबीर की हिस्ट्री देखो, उनके दोहे छंद मानव को सही लाइफ जीने के लिए उनके अंदर के हार्ट को झंझोड़ने का और उनको दिखाने का, आईना दिखाने का काम संत कबीर ने किया। और उससे भी साथ पैरेलल संत रहीदास हुए। संत रहीदास ने अपना पूरा जीवन इस समाज को अपलिफ्ट करने में, ऊपर उठाने में, ऑर्गेनाइज करने में अपनी आहुति दे दी। संत रहीदास की कत्ल हो गई। उससे भी आगे जैसे जैसे आपकी मूवमेंट में आप देखो तो पंजाब के हमारे गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने संत कबीर और रहीदास की चौपाई को, इंसानियत की बात को ध्यान में रखते हुए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी और उसी समय के दौरान महात्मा फुले के पहले गुजरात में भी, जो मैंने कई बार बोला है, वीर मेघमाया करके एक सामाजिक योद्धा, एक सामाजिक पुरुष, महापुरुष जिसे कहे आप, वो इधर पैदा हुए और उन्होंने भी वो आंदोलन किया जिसके बाद महात्मा फुले ने उस आंदोलन को और ज्यादा गति दी थी। आगे मटकी पीछे झाड़ू, गांव के बाहर रहने का, ये जो मनुष्य का जो दमन है, जो कानून है, जो उन्होंने जो लॉ बनाए थे, कायदे बनाए थे, उसको तोड़कर मानवीय जीवन जीने के लिए लोगों को तैयार करना, आत्मसम्मान दिलाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज में कैसा परिवर्तन होना चाहिए? जो आज हम देख रहे हैं सामाजिक परिवर्तन में, आज हिंदू परिवर्तन हो रहा है, लेकिन लाइन क्या है? जो लाइफ जीने का तरीका है, लाइफ को जिस तरह वो लोग आपके आने वाली पीढ़ी को उस ढांचे में डाल रहे हैं, बुद्धा के, तथागत बुद्ध के विपश्यना देख लो या उनके और दूसरे जो भी ऑर्गन्स जो हैं, उनमें मानवीय की जिंदगी कैसी हो, कैसा जीना चाहिए, भातृभाव कैसा हो, समानता कैसी हो, न्याय कैसे मिलना चाहिए, कैसी स्वतंत्रता हो, उसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी बातें कहकर हमें तैयार किया था। लेकिन आज हिंदू की परिभाषा में दोबारा वर्ण व्यवस्था की लाइन पे हम जा रहे हैं।
हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किए, अपनी आहुति दी, शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद महात्मा फुले आए। या तो उसको एकदम मिनिमम कर दिया कि भारत देश की ओरिजिनल हिस्ट्री और देश के ओरिजिनल लोगों को, यहाँ के आदिवासी यानी पहले के बसे हुए लोग, और शुद्रा आदिवासी और शुद्रा वर्ण व्यवस्था में जो निचला तबका है वो सभी आदि बसने वाले, पहले के बसने वाले को इसे आदिवासी लोग। मनुवादियों ने उसको अलग अलग आने पर उसको अलग हिंसा, इन मानवीय मूल्यों आधारित जीवन जी सके, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। वो जो दबे कुचले लोग, जो पीड़ित लोग इस देश में जो बनाए थे आर्य लोगों ने, उनको अपलिफ्ट करने का काम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर 1956 तक किया। 6 दिसंबर को चले गए, काम रुक गया। रुकने के बाद 1964 में कांशीराम ने पूना की ऑडियन फैक्ट्री में जॉब लगने के बाद, हिस्ट्री में ज्यादा मैं उनके नहीं बताऊंगा, कभी 5 दिन या 2 दिन के कैंप होगी तो मैं उसके ऊपर काफी आपको इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन जो इंसिडेंस बना, बामसेप का जो जन्म हुआ, वो जन्म पूना की उस ऑडियन फैक्ट्री से हुआ जहां पर बुद्धा की जन्म जयंती की रजा कैंसिल की गई और तिलक की जन्म जयंती की रजा दी गई, जिसके मौके के ऊपर उधर के हमारे लोगों ने उसका विरोध किया। तो दीना माना करके जो हमारा स्पीकर भाई था, वाल्मीकि भाई था, उस वाल्मीकि भाई ने उसके लिए विरोध किया तो उसको नौकरी से सस्पेंड किया गया। तो कांशीराम ने देखा भाई ये कुछ क्या हो रहा है, तो कांशीराम ने उसमें हाथ डाला, भाई गलत हो रहा है कुछ देखो। तो सबको इकट्ठा किया। तो इकट्ठा करने के बाद तो भाई दीना माना जो साथी है उसने बोला बुद्ध की जयंती होनी चाहिए, तो डिपार्टमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया। उसके लिए धरना हुआ, आंदोलन हुआ और कोर्ट केस हुआ। कोर्ट में गए। कांशीराम को इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी, वो पंजाबी थे, सिख धर्म में मानने वाले थे और बाबा साहब का इतना इतिहास भी उस टाइम में ज्यादा बहुत इन्होंने लोगों के पास जाने नहीं दिया था, ब्राह्मण लोगों ने। तो खापड़े साहब, डीके खापड़े, हर बार कोर्ट की तारीख में चले जाते थे और कांशीराम के सामने खड़े हो जाते। ऐसा क्यों हुआ कि जो धरना हुआ, धरना के टाइम जो महार कम्युनिटी के हमारे साथी थे, एम्प्लॉइज, उन लोगों ने दीना माना को आगे करके सब लोग निकल गए और सर्विस पे चले गए और दीना माना अकेला रहेगा तो उसको सस्पेंड कर दिया था। तो कांशीराम को बुरा लगा, तो फिर उसने बोला भाई मुझे किसी की सपोर्ट नहीं। लेकिन खापड़े नहीं माने, हर बार जाते रहे। लेकिन एक बार जाके उन्होंने किताब दी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कांशीराम ने वो किताब एक रात में कई बार पढ़ ली। पढ़ने के बाद उसने देखा कि भाई इस देश में तो जातिवाद बहुत बड़े पैमाने पर, इसको तोड़ना जरूरी है, सामाजिक परिवर्तन के बिना बात नहीं बनेगी। और पढ़ने के बाद उन्होंने
एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया, तय किया, फिर वो एक छोटा सा संगठन बनाया। तब तक बामसेफ नहीं बना था। लोगों को एक करके गांव गांव साइकिल लेकर जाना, लोगों को जागृत करना, करते चले गए। तब जाके बामसेफ 1973 में देखो 64 से लेकर 9 साल लग गए। 9 साल के बाद बामसेफ का बर्थ हुआ था। और बामसेफ के 73 के बाद 78 में बामसेफ को ज्यादा लॉन्च किया ऑल इंडिया के ऊपर। 76 में इंडिया में करीबन 4 या 6 जगह पर सिम्पोजियम रखे थे, विल आम्बेडकरिज्म सर्वाइव, रिवाइव एंड सर्वाइव। उसके ऊपर गोवा, कलकत्ता, अहमदाबाद, बंबई, नागपुर, दिल्ली और शायद लखनऊ, ऐसे कुछ जगहों पे सिम्पोजियम रखे थे। उनमें से बामसेफ की गति और बढ़ी और बामसेफ को विधिवत कांशीराम ने एम्प्लॉय फेडरेशन बना के आगे किया। लेकिन क्यों? कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की हिस्ट्री पढ़ी और बाबा साहब के जो अंतिम संदेश था, उस अंतिम संदेश में जो डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने कहा कि इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मैं चाहता था ये लोग पढ़ लिखकर समाज की सेवा करेंगे। और उससे भी आगे जो कांशीराम को जो झटका लगा था एजिटेशन को दौरान, दीना माना जो हमारा साथी था एम्प्लॉय, वो तो स्वीपर काम कर रहा था, फिर भी वो धरने पे बैठा था, तो उसको सस्पेंड किया था। तो दीना माना से उन्होंने कुछ सीख ली कि भाई ये तो देखो एक छोटा आदमी है, फिर भी समाज के प्रति कुछ करना चाहता है, तो इससे तो ज्यादा हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने समाज की हिस्ट्री में गहराई में गए और जाकर वर्ण व्यवस्था और सब का अध्ययन करते करते पता चला कि इस देश में ब्राह्मणवाद बहुत खतरनाक है, मनुवाद बहुत खतरनाक है। तो मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद का खात्मा होना, नष्ट होना, तभी हमारा उत्थान होगा। तो उन्होंने इस देश में दलित पैंथर को जो ब्राह्मण लोग टॉप पर ले जा रहे थे, तो उसने बामसेफ को धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश की। और बामसेफ जैसे डेवलप हुआ तो लोगों में एक आशा जगी। आशा जगने के बाद लोगों को मालूम हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया, इस देश में संविधान देकर संविधान में हमारे लिए क्या क्या राइट दिए। और बामसेफ ने लोगों में जो दुखी, मजबूर, लाचार, शोषित, पीड़ित लोग थे, जो दबे कुचले थे, उनमें एक आशा की किरण जगाई। इस देश में हम आपको आजादी दिलाएंगे, इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाएंगे और हम सब लोगों को इस देश में क्षमता, न्याय, बंधुत्वता और स्वतंत्रता के आधार पर समाज व्यवस्था की रचना जो तथागत बुद्ध ने इस देश को दी, विश्व को दी, उसको हम दोबारा लाएंगे। लोगों में एक आशा जगी। आशा जगने के बाद लोग जुड़ गए। 76 से 78 2 साल हमने पिकअप ईयर रखे और सारे देश में बामसेफ में ब्रॉड बेस पे काम चालू कर दिया। 76 से 78 और 78 से 80 तक बामसेफ को अपलिफ्ट करने के लिए बड़े बड़े फंक्शन, कन्वेंशन, उसका आयोजन कर और मेंबरशिप उसके स्टार्ट हो गई। और आपके बीच में जो हमारे साथी बैठे हैं, मदन पाल जी, शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन बामसेफ का जो कार्यालय दिल्ली में जो हमने खोला था, कांशीराम के समय में संगठन ने जो बामसेफ का कार्यालय खोला, उस कार्यालय में जो कांशीराम ने जो उसकी हिस्ट्री बताई थी, यार ऑफिस का किराया जैसे तैसे करके दे दिया। जो आज करोल बाग में हरध्यान सिंह रोड पे जो है 5223 रूम नंबर, करोल बाग, हरध्यान सिंह रोड, रायगढ़पुरा, उस ऑफिस का किराया देकर ऑफिस ले ली। एक पानी का मटका दे दिया, ले लिया और पानी भर दिया। खाने के लिए पैसे नहीं थे।
बोला मैं 3 दिन बुखार आया था, कोई नहीं आ रहा था। तो एक वकील आ गया जो इनके साथ था, मदन पाल जी के साथ, उनका दोस्त था गोपाल जी, गोपाल राम। वो गए, वो देखा उन्होंने, भाई क्या है, बामसे पे बोर्ड लगा है। तो वो रोटी लेके गए थे अपने साथ, ऑफिस में जा रहे थे तो चढ़ गए सीढ़ी। तो फिर कांचीराम ने बोला क्या है तेरे पास भाई, बता। तो उन्होंने बता रोटी ला। 3 दिन से खाना नहीं खाते। ये कांचीराम की हिस्ट्री बोल रहा हूं मैं, जो हमारे साथ उन्होंने शेयर की है। और उन्होंने बोला, वो रोटी खाई, पानी पिया, तब पता चला कि भाई कुछ अच्छा लग रहा है। और उन्होंने फिर उनको तैयार किया। मदन पाल जी जैसे साथी जुड़कर उन लोगों ने ऑफिस का संचालन किया, जो आज भी आपकी ऑफिस से सेक्रेटरी की ड्यूटी रिटायर होने के बाद भी निभा रहे। छोटी बात नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते सब। तो धीरे धीरे बामसेप जैसे आगे बढ़ा, तो बामसेप के इतिहास में 78 का कन्वेंशन जो हुआ, तो मोरारजी देसाई ने देखा कि भाई तो बहुत कुछ हो रहा है इधर रामलीला मैदान में, ये कौन है। उन्होंने इंक्वायरी कराई, तो बोला भाई कांचीराम कोई है और वो इस इधर ये कर रहा है। तब मोरारजी की सरकार थी, जनता पार्टी की। तो उन्होंने बोला भाई इनको बोलो हमें उधर इनवाइट करें। बामसेप के प्लेटफॉर्म पर किसी को नहीं बुलाया, लेकिन 80 का कन्वेंशन 1980 का ग्रांड सक्सेस रहा, और सारे देश से हम लोग, काफी लोग चले गए, और रहने की जगह, खाने की भी इतनी भीड़ रहती थी, लेकिन इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना बढ़िया रहा था। 1979, 1980, 80 के बाद जो बामसेप में तब्दीली आई, बामसेप ने जो सोचा था, कांचीराम ने जो डिस्कशन करके प्लानिंग की थी कि भाई हम लोग अकेले बामसेप से सामाजिक क्रांति नहीं ला सकते हैं, तो उसके लिए हमें और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो बामसेप की 20 विंग बनाई थी, बामसेप का स्ट्रक्चर बनाया था। शायद आपको बामसेप इंट्रोडक्शन, बामसेप एट अ ग्लांस अगर आपने पढ़ी हो, तो उसमें बहुत सारी मालूमात आपको हो जाएंगी। बामसेप क्यों, तो हमने 6 पॉइंट दिए हैं। नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करना है ना, 6 पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। और इन 6 पॉइंट से बामसेप की 20 विंग, लेकिन इसके साथ साथ इस देश में अगर सामाजिक परिवर्तन लाना है तो एम्प्लॉयज नहीं कर सकता। एम्प्लॉयज को इसलिए लिया कि जिसके ऊपर सिविल कंडक्ट रूल है, उसके पास पैसा है। जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, उन लोगों के जिम्मेदारी पर कांचीराम ने अपनी सर्विस छोड़ दी, नौकरी छोड़कर बामसेप संगठन में लग गए और एक सेंटर पॉइंट बन गए, और बहुत सारे लोगों को तैयार किया, खापड़े को तैयार किया, और कैडर कैंप की प्लानिंग की। 1 दिन 2 दिन का कैंप स्टार्ट कर, धीरे धीरे करके कुंबा बढ़ता गया, टॉप पे चले गए। लेकिन 80 में समाज और संगठन की रिक्वायरमेंट आई, एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा बोझा नहीं डाल सकते, नौकरी चली जाएगी। तो पैसा मिल रहा है, समय मिल रहा है, काम कर रहा है, लेकिन कांचीराम ने, हमारी टीम ने जो प्लानिंग किया, हमने DS4 बनाया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, DS4, S4 यानी S4 संघर्ष समिति, उसके माध्यम से आंदोलन किया। उसके साथ साथ पैरेलल BRC बनाई, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। तो भाई बुद्ध क्या थे, बुद्ध की मूवमेंट क्या थी, बुद्ध ने इस देश को, विश्व को क्या दिया, उसके ऊपर हमारी BRC संशोधन करके इस देश में ओरिजिनल बुद्धिज्म, बुद्ध की जो बात है, बुद्ध की जो हिस्ट्री है, उसको दोबारा जीवित करके इस देश में विश्व के लोगों को बताना। उसके साथ साथ DS4 के माध्यम से हम लोगों ने 1980 में थोड़ी चहल पहल कर दी। कांचीराम ने
माया की एंट्री हुई 81 में। तो माया ने, उसकी जो इच्छा थी राजनीति में जाने की, तो कांशीराम ने इमीडिएटली एक्शन ले लिया और 1981 में, 1979 के 80 में हमें 45 लोगों को 5 दिन की फर्स्ट एंड लास्ट कैडर कैंप दे दिया। एक टीम बना दी कि भाई आप लोगों को इस देश में इस कारोबार को आगे बढ़ाना है, इसको चलाना है। कांशीराम आज है, कल नहीं हो जाएगा आपके साथ, ये क्लियर है। कांशीराम आज आपके साथ है, कल नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे? बामसेब का रोल क्या होगा? बामसेब क्या करेंगे? तब इन 45 लोगों में न वामन है, न बोरकर है, न खापड़ है। ये लोग नहीं थे, लेकिन उन 45 लोगों ने जिम्मेवारी ली, भारत के लोगों ने, और जिम्मेवारी लेकर इस देश में पूरे फील्ड में डट गए। और 1980 के बाद कांशीराम ने लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन लिया DS4 के माध्यम से, और पैरेलल हमने मैगजीन स्टार्ट की, ऑपरेशन इंडियन और बहुजन संगठक वीकली हिंदी और ऑपरेशन इंडियन मंथली अंग्रेजी। और उस ऑपरेशन इंडियन और ऑपरेशन इंडिया और बहुजन संगठन के माध्यम से, जो अभी एक वीक पहले नामांकन का जो आंदोलन की जो वर्षगांठ थी मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की, तब 1979 में जो आंदोलन हुआ मराठवाड़ा में, और वहां हमारे लोगों को मारा पीटा, मिलिट्री रखी इंदिरा गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर थी। दवाई नहीं, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं, लोग तड़प रहे थे। हमारी माँ बहनों पे बलात्कार हुआ, काफी झुग्गी झोपड़ी भी तोड़ी फोड़ी, जलाई, काफी लोगों को मारा। तब बामसेब की पूरी टीम उधर उतार दी थी। सारे इंडिया से हम लोगों ने दवाई, पैसा इकट्ठा करके, कपड़ा, खाना, ये सब हमारे लोगों के माध्यम से उधर पहुंचाया गया, और बामसेब पहली बार फ्रंट पे उतर रही। तब जाके महसूस हुआ हमें इमीडिएटली संघर्ष के लिए, एजिटेशन के लिए फोर्स बनानी पड़ेगी। तब जाके 81 में DS4 बनाई। लेकिन DS4 बनाते ही हमने, कांशीराम ने उसकी एज को ध्यान में रखा। कांशीराम की एज बढ़ रही थी, तो उन्होंने बोला भाई मुझे जल्दी से कुछ करना है, कभी जल्दी ऊपर से बुला आ गया तो रह जाएगा काम। 45 लोगों को तैयार किया, लेकिन 45 पे भी इकट्ठा रहकर चलाना इस समाज के लिए बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने DS4 के माध्यम से हरियाणा इलेक्शन में अपना पैर रख दिया। मैं हरियाणा इलेक्शन में रहा, उसके बाद JNK में इलेक्शन उधर रहा, गुजरात में इलेक्शन लड़वाया, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी का इलेक्शन लड़वाया। तो धीरे धीरे करके हमने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन सिर्फ टेस्ट करने के लिए, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बनानी थी। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन खापड़े साहब को और हमारे दूसरे साथियों ने कांशीराम का विरोध करना चालू किया कि भाई ये कांशीराम बहुत जल्दबाजी कर रहा है, गलत कर रहा है, इसको रोको, राजनीति में नहीं करना है, ये नहीं करना है। माया का विरोध किया, उसका किया। नो डाउट कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन जब आप बहुत बड़ी ऊंचाई पे जा रहे हो, तो ऊंचाई पे जाते जाते आपके साथी भी, आपके साथ चलने वाले लोग भी आपको परेशान करते रहेंगे। आपके पैर ही नहीं, आपकी हर तरह से खिंचाई करने में लग जाएंगे। कांशीराम धीरे धीरे आगे जा रहे थे, क्योंकि वो वाकया आया याद, जो घटना थी आज मुझे याद है, 1984 की वो जो शाम थी, और मैं उनको पोरबंदर से मैंने साइकिल मार्च चालू की थी। और साइकिल मार्च चालू करने के बाद जब मैं उनको इंदौर छोड़ने गया गाड़ी में, मैं और कांशीराम साथ में करीबन हम 15-20 दिन साथ में साइकिल मार्च चला रहे थे। जब छोड़ने गया तब उन्होंने मुझे बताई थी
कि यार बेचर भाई मेरी उम्र तो ज्यादा बढ़ रही है, अभी राजनीति मुझे करनी है, इसके लिए प्लानिंग भी है, आप बताएं क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और तब जाके उन्होंने 84 के फरवरी के बाद, हम फरवरी में साथ में थे, 14 मार्च उनका जन्मदिन था, उस टाइम हमने बोट क्लब पे बहुत बड़ी साइकिल मार्च निकाली और उसमें इस देश में बामसेप संगठन में पहली शहीदी गुजरात से गई। तो गुजरात से हमारे साथी मिस्टर सुरेश भाई पटेल वो शहीद हो गए और उसके बाद कांसीराम ने वो बोट क्लब के फंक्शन के बाद आरएसएस की जड़ें हिला दी। उस जड़ें हिलाने के बाद कांग्रेस की जो मुखिया थी इंदिरा जी ने उनको बुलाया, समझाने की कोशिश की, आपको जो चाहिए देती हूँ, अब बैठ जाइए, कुछ मत करें, रैली कैंसिल करें। कांसीराम नहीं माने थे, लेकिन उसके पहले की जो घटना थी वो आरएसएस ने जो घिनौना खेल खेला था 1982 में पूना करार को गोल्डन जुबली ईयर हो रहा था। 1932 के बाद 1982 में 50 साल पूरे हो रहे थे और पूना के बीजी मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में बामसेप और DS4 के माध्यम से हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था। तब उधर भोसले की सरकार थी कांग्रेस की और उस पूना के उस प्रोग्राम में हम करीबन, मैं आई थिंक 8 या 10 दिन पहले गया था, तो उधर हमने काफी झगड़ा हुआ, मारपिटाई हुई। दलित पैंथर के लोगों को उन्होंने उकसाया, आरएसएस के लोगों ने, हमारे साथ कहीं जगह पे मारपीट हुई। लेकिन फंक्शन जब चालू हुआ उस दौरान मैं और खापड़े साहब मेन गेट पे खड़े थे लाठी लेके। ये जीवन की सच्ची कहानी बता रहा हूं मैं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग मेरे साथ थे, जिनको मालूम है, जैसे वो लोग कहीं से घुसकर स्टेज पर जाकर हंगामा करने लगे, खापड़े साहब हम दौड़े, हमने खुद मारा पिटाई की है उनको रोकने के लिए। खापड़े साहब को बहुत गुस्सा आया, मुक्का मारने लगे, तो यार हमारे फंक्शन को, समाज के फंक्शन को आप बदनाम कर रहे हो, तोड़ रहे हो। वो जज्बा था, वो जुस्सा था कि इस देश में बहुजनों का आंदोलन चलना चाहिए। 82 के बाद 83, 84 में बहुजन समाज पार्टी बना दी। बहुजन समाज पार्टी जब रजिस्ट्रेशन करनी बात आई, तब दिल्ली में सिख दंगे काफी बड़े पैमाने पे हुए थे और हमने सबको दिल्ली बुलाया, हम दिल्ली बैठे। कांसीराम में खुराना गेस्ट हाउस, बामसेप कार्यालय से थोड़ा ही आगे खुराना गेस्ट हाउस है करोल बाग में, उधर रुके थे और हम सबका रहने की व्यवस्था, जो रहीदास मंदिर के मेन रोड पे जो जैन लोगों की धर्मशाला है, उस धर्मशाला में हमारा रहने का किया था। हम लोग बैठे, कांसीराम के साथ डिस्कशन हुई कि भाई अभी ये तो दंगा हो गया है, इलेक्शन अभी होना है, तो अभी क्या करेंगे, तो पार्टी रजिस्टर करानी जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी तो हमने बना दी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का गठन हमने राकेश कुशवाहा, राजनाथ सोनकर शास्त्री, रामविलास पासवान, शरद यादव, ऐसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ थे, रामलाल पुरील। तो हमने पार्लियामेंट के जो आई थिंक नॉर्थ एवेन्यू कुछ एरिया में उनके घर के पास मंडप लगाकर बीएसपी का गठन किया, बहुजन समाज पार्टी का, और उसको लॉन्च करके चालू कर दिया। कांसीराम ने वो खुराना गेस्ट हाउस में मुझे बुलाया और बात किया, भाई अभी क्या करेंगे, पार्टी रजिस्टर करानी है, तो अभी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बताइए क्या करना है। तो बोला, एक राज्य में किसी भी एक स्टेट में 1% वोट मिलते हैं तो पार्टी रजिस्टर होती है। 4 राज्य में अगर 4% वोट मिलते हैं तो पार्टी नेशनल लेवल पर
रिकॉग्नाइज होती है। आपको पार्टी रजिस्टर करानी है। तो बताइए, तो बोला दादरा नगर हवेली गुजरात के बगल में, उधर 65,000 वोट है, वोटर जो है वो 65,000 है, और ट्राइबल है, ट्राइबल सीट है, तो आप जाओ उधर। मैं जिंदगी में पहली बार गया था दादरा नगर में, गया, कोई रहने को घर नहीं, घर से सब कुछ लेके गए थे। तब तो गोदड़ी जो माँ बनाती थी ना, गोदड़ी, वो गोदड़ी वो सब लेके हम गए थे, डेपो पे रहते थे। उसके बाद हमें किसी ने किराए पे कर दिया। नाई था, उसने दिया 10,000 किराया लिया था उस टाइम, 1984 की बात कर रहा हूं मैं। पैसा घर का, सब कुछ घर का, उधर जाके हम रहे। और उससे यूनियन टेरिटरी एक स्टेट लगता है दादरा नगर हवेली, तो एक स्टेट से 4.88% वोट लाकर पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराने का अहम काम गुजरात की ओर से, बामसेब की ओर से हम लोगों ने किया। इससे आगे बढ़ते बढ़ते 84 में सभी इकट्ठे हो गए। अभी जो टर्निंग पॉइंट है बहुत खतरनाक है। ये जो टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट बामसेब के विभाजन की ओर जा रहा था। लोगों ने कांसीराम के साथ खापड़े साहब को उकसाकर आगे कर दिया, और मेरे साथ लगातार करीबन 2-3 नाइट मेरे पास गुजरात आए घर। तब तो मैं एक बस्ती में रहता था, 12/14 की कोटखोली में रहता था मैं। वो आए, हम गेस्ट हाउस में रहे, सारी 2-3 दिन लगातार चर्चा करते रहे, रोते रहे, बताते रहे हुआ। खापड़े आए, पाटिल आए, दूसरे कोई आए। बात क्या है, उनको मालूम था कांशीराम के नजदीक के जो लोग हैं उनको पहले भावुक बनाकर तैयार करो, उनको उनसे हटा दो, फिर कांशीराम को हटा देंगे। हमने पिंजौर चंडीगढ़ गए, 29 मेंबर की कमेटी बनाई, सरदार को साथ में लिया, तेजेंद्र सिंह जल्लीस के, और दूसरे साथी जुड़े, और महाराष्ट्र के साथी जुड़े, एस.के. पाटिल, एस.एन. मोहन, UN शिंगाड़े, टीटी नानावटी, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ महाराष्ट्र से भी थे। गुजरात से भी हम 2-4 लोग जुड़े। ये मूवमेंट को तैयार किया इन लोगों ने। तो भाई इसको जल्दी से जल्दी कांशीराम को हटाओ। कांशीराम ने उस मीटिंग में आकर हमारे साथ काफी डिस्कशन किया। कुछ पॉइंट्स इनके भी वाजिब थे। तो भाई आपने कमिटमेंट की है, मॉडल अथॉरिटी पे चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन में कमिटमेंट का एक लेवल होता है, लोगों का भरोसा होता है, तो आपको इसी से जो पॉइंट्स है उसके ऊपर सोचकर आपको इसको डिलीट करना होगा, उस पॉइंट को। कांशीराम रोए हमारे सामने। वो पॉइंट मायावती का था, प्रॉपर्टी का था, कि भाई जो भी प्रॉपर्टी है बामसेब की वो आपके नाम पर है, तो आप जल्दी से जल्दी CEC बनाओ, बामसेब रजिस्टर कराओ और बामसेब को दे दो। हालांकि 81 की मीटिंग में हमारा तय हो गया था चंडीगढ़ में, 17 नंबर के सेक्टर में हमारा नेशनल कन्वेंशन था बामसेब का। कांशीराम ने उस टाइम कह दिया था कि भाई मैं बामसेब को जल्दी से रजिस्टर करके अलग कर देता हूं। सब तैयार भी हो गए थे, सब बात हो गई थी। हमारे लोगों को वो बात ज्यादा विश्वास नहीं पड़ा, तो उनके विरोध में एक ग्रुप महाराष्ट्र से कंटिन्यू चालू रहा। RSS तो पूरी तरह लगी थी कांशीराम को खत्म करने में, लेकिन मौका नहीं मिला। शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन रोहतक के हमारे 1980 के लास्ट में DS4 के एजिटेशन 81 में DS4 का हमारा बहुत बड़ा रोहतक में फंक्शन था। RSS के लोगों की पिटाई कर दी थी हम लोगों ने रात को, बहुत बुरी तरह, बहुत मारा था लाठियों से। कांशीराम ने खुद भी मारा था। शायद आपने कांशीराम को देखा नहीं मारते हुए, गुस्सा करते हुए। हमने तो खुद साथ में रहकर किया है, पथराव भी किया है, लाठी भी चलाई है, पत्थर भी खाए है, लाठी भी खाई है, जेल में भी गए। ऐसे नहीं इधर तक पहुंचे, लेकिन जो टीम बनकर जो कांशीराम को
डाउन करने में लगी थी, उनका कुनबा बढ़ता गया। 84 के बाद 85 में बाई इलेक्शन हुआ और वो झगड़े की जड़ में, यानी बारूद में वो जो क्या बोलते हैं उसको, वाट क्यों बोलते हैं, जो जलाते हैं, जो बार जो निकलती है उसको जलाकर वो बारूद फटता है, तो फटने का काम बारूद का 1985 के बाई इलेक्शन में किया, जो बिजनौर में था लोकसभा का, जिसमें मायावती, रामविलास और मीरा कुमारी, ये 3 लोग फाइट कर रहे थे और 66,000 वोट या 70,000 वोट हम लाए थे। और जिस नगीना तहसील में जो मेरी ड्यूटी लगी थी, जहां फायरिंग हुआ था, जो मैं बच गया, जो फायरिंग हमारे पे हुई थी, तो उसे जो जब याद करते तो मन एकदम ये हो जाता है हमारा। लेकिन मिशन था, कांशीराम ने हमें एक अल्टीमेटम दी, 15 दिन के अंदर 5 लाख रुपया और 5,000 कार्यकर्ता बामसेप ने मुझे नहीं दिए तो मैं बामसेप छोड़कर कहीं चला जाऊंगा, मैं बामसेप में नहीं रहूंगा। सारे लोग टेंशन में आ गए, सारे लोगों ने एफर्ट्स लगाए, हमने पैसा भी दिया, मैं भी उधर गया, बिजनौर इलेक्शन में रहा, काफी प्रचार किया, काफी मेहनत की, झगड़ा भी हुआ माया से, काफी कुछ हो गया। हम 2nd नंबर पे रहे, 1st नंबर पे मीरा कुमारी ने। लेकिन उसके बाद चंडीगढ़ की मीटिंग हुई, कमेटी बुलाई, कमेटी में कांशीराम रोए, मुझे मत निकालो, मेरे साथ रहो, अभी थोड़ी देर है, हम लोग दुरुस्त हो जाएंगे और आगे बढ़ सकते हैं, तो मुझे 6 महीने का टाइम दो। तो 6 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम दो, 3 महीने का टाइम दिया। लेटर कॉरस्पॉन्डेंट है, उनकी साइन से हमारी साइन से लेटर है, तो कमिटमेंट की। 3 महीना हो गया, बंबई मिले, बंबई में मीटिंग हुई, तो उधर भी कांशीराम आए, वो सारी रात रोते रहे। लोगों ने बोला रोने से काम नहीं होगा, आप इसको, इस पॉइंट को खत्म करो और संगठन को बचा लो। तो बोला ठीक है, करते करते, तो और टाइम लिया और कॉरस्पॉन्डेंट हुई। लेकिन हमारे साथियों को जल्दबाजी ज्यादा थी, तो हम लोगों ने ऑल इंडिया की एक मीटिंग बुलाई और इमीडिएटली 9-10 जून 1986 को बामसेप के बापू सदन दिल्ली में, आंबेडकर भवन के पीछे जो बापू सदन है, उसमें नेशनल कन्वेंशन रखा, यानी कार्यकर्ता का एक गैदरिंग रखा। तो उसके पहले हमारी मीटिंग हुई, उसमें मैंने प्रपोज किया, जल्दबाजी मत करो, जैसे डीके के साथ, रविंद्र कचगम के साथ हुआ है, ऐसा हमारे साथ होने जा रहा है। हमारे में से 2-5 लोगों की कमेटी बनाओ, वो लोग कांशीराम को समझाकर हमारे साथ ले आए, हम लोग साथ में बैठकर कांशीराम बीएसपी चलाए, डीएस4 चलाए, हम बामसेप चलाएंगे। तय हुआ, कमेटी गई, कांशीराम को गुस्सा आया, तो उन्होंने करोल बाग की ऑफिस में अपनी सैंडल उतारकर मारने पर दौड़े। आप सारे इंडिया के जितने भी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, वो मेरे घुटने के बल के बराबर नहीं है। एक रोलर रोड़े को पिसके जैसे निकल जाता है, मैं 6 महीने के अंदर आपको पिसके आगे निकल जाऊंगा। तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर ली, बामसेप की अलग करने का प्लान कर दिया, बामसेप अलग हो गई, तो झगड़ा उधर से स्टार्ट हो गया। महाराष्ट्र के साथी में से 3 लोग टॉप पे आ गए। कापड़े साहब बोले मैं सीनियर हूं तो मुझे प्रेसिडेंट बनना चाहिए। बात तो सही थी, बामसेप बनाने में उनका सेंटर पॉइंट है, वो तो मेन रोल था, और पब्लिसिटी में भी उनका मेन रोल था, फैलाने में, मजबूत करने में। तो वामन मेश्राम बोला नहीं, इसको नहीं बनाना चाहिए, वो भी आगे आ रहा था। उसके बाद बोरकर बोला मुझे भी बनना है। ये जद्दोजहद चली। मेरे सामने करोल बाग रहीदास मंदिर के बगल में एक होटल है, उधर रोड पे रात को 7:30-8 बजे के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मारपिटाई हुई। खापड़े बोरकर, ये वामन की बात कर रहा हूं मैं। ये जो लोग आज जो कह रहे हैं ना, मिशन की जो बात कर रहे हो, मिशन में नहीं होता, हाथापाई नहीं होती है, गाली गलौज नहीं होता है मिशन में। मेरे सामने हुआ, मैंने इनको दोनों को छुड़ाया था।
उसके बाद तय हुआ कभी हम नेशनल कन्वेनर बनाएंगे, बॉडी नहीं बनाएंगे, स्टेट प्रेसिडेंट नियुक्त कर देते हैं। तो सब तैयार हो गए और मैंने प्रपोजल रखा भी सरदार तेजेंद्र सिंह जल्ली को अभी टेम्पररी 1 साल के लिए कन्वीनर बनाओ। उसके बाद सारे इंडिया में बामसेप का रजिस्ट्रेशन करा दो, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बॉडी बनाएंगे। तो ये तय हुआ, सरदार को हमने बना दिया। सरदार के माध्यम से 1 साल में बामसेप का मैक्सिमम सीईसी गुजरात में हुई, कम से कम 3 सीईसी दिल्ली में हुई, 5 से 6 के ज्यादा गुजरात में हुए। बामसेप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया। बामसेप के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 10 राज्यों में बामसिया नाम का हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको रजिस्ट्रेशन कराया उस राज्य में। उसके एफिलिएशन के द्वारा हम लोगों ने बामसेप को रजिस्टर कराया सोसाइटी एक्ट में। ये बामसेप की हिस्ट्री है। लेकिन उसके बाद जो हमारी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई थी, वो लड़ाई ने करवट ले ली। वो लड़ाई कार्यकर्ता के बीच आ गई। कौन सी परिवर्तन की बात हो रही है? सामाजिक परिवर्तन नहीं, प्रेसिडेंट परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन संगठन में, वो हमारे पास होना चाहिए। तो वो आप लोग भली बातें जानते हैं, आप सब लोग। तो 1987, 88 और 89 ये बहुत क्रिटिकल ईयर रहे। 89 के कन्वेंशन में लखनऊ में बामसेप की लगातार 3-4 नाइट कंटिन्यूसली सीसी होती रही। कभी खापड़े चले जाते थे, कभी बोरकर भाग जाता था, कभी वामन चला जाता था। वामन का इसमें इतना ज्यादा रोल नहीं है संगठन में। खापड़े ने जितना त्याग बलिदान किया है उतना इन लोगों ने नहीं किया है, समझ लो। हम सब लोग बस्ती में रहने वाले, झोपड़ी जैसी जगह में रहकर हम लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा किया है। ऐसे नहीं हुआ। और कांसीराम भी उस टाइम हमारे साथ रहते, खाते पीते, तब जाके मूवमेंट यहां तक पहुंची। और आज उस सत्ता परिवर्तन, आपस में सामाजिक परिवर्तन छोड़ सत्ता परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। तब वही बात बाबा साहब की हमें, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं बताते, मैं बात पे आकर उसको समाप्त करता हूं। उस बाबा साहब आम्बेडकर के उस कोटेशन को याद किया। कई पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन उससे भी आगे एक युग में एक युग पुरुष जितना नहीं करता है, उनसे कहीं गुना ज्यादा मैंने चंद सालों में बेशुमार विरोधियों का सामना करके, बहुत ही कठिनाइयां झेलकर जो कारवां आज आप देख रहे हो, उसे मैं यहां तक लाया हूं। इसे आगे न ले जा पाए तो उसे पीछे मत जाने देना। ये मेरे अनुयायियों को मेरा अनुरोध है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लाल किले के मैदान से रोकर कहा था, और उस चीज को ध्यान में रखकर हमने बामसेप बनाई, टू पे बैक टू सोसाइटी। अपना पैसा, अपना समय, अपनी शक्ति, हम सब कुछ, हमारा हुनर समाज में लगाएंगे। लेकिन आज इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो अपने पैसे से, अपने समय से चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन में, सामाजिक परिवर्तन की जगह पे मसीह बनने की होड़ लग गई है। मैं कांसीराम बन जाऊं, मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ करके दिखा दूं। और ऐसे ही ऐसे करते करते बामसेप को विभाजित कर दिया। 90 में, यानी 91 में एक पार्ट हुआ, 3 लोग अलग हुए। उसके बाद वो 3 में तीनों अलग हो गए। ये बामसेप पैसे का पैसा ही रहा। लेकिन सरदार जी ने जो उम्मीद बामसेप मिशन के सरदार जी के पास, मुखिया के पास जो उम्मीद रहती है, वो मुखिया को संगठन टूटने के बचाने के लिए कुछ एफर्ट्स करने चाहिए, कुछ प्लानिंग करनी चाहिए।
सिर्फ मेंबरशिप और राष्ट्रीय कन्वेंशन से परिवर्तन नहीं आएगा। बामसेप की 20 जो ऑर्गेनाइजेशन जो विंग्स है उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। बामसेप की ब्रॉड बेस, मास बेस और कैडर बेस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने नहीं की, आपके दुश्मन ने भी कर दी। आज भारत देश में 650 से ज्यादा भाजपा के कॉरपोरेट कार्यालय है जो बामसेप ने प्लान की थी। बामसेप का 100 कॉरपोरेट ऑफिस, एक सेंट्रल ऑफिस और सभी डिस्ट्रिक्ट में बामसेप ददरूट सेंटर और सभी तहसील में बामसेप एडॉप्शन सेंटर, बामसेप लेबर विंग, बामसेप इंडस्ट्रियल लेबर विंग, बामसेप महिला विंग, बामसेप वॉलंटियर फोर्स, बामसेप मेडिकल एड एंड एडवाइस, बामसेप लीगल एड एंड एडवाइस। लेकिन इससे भी आगे बामसेप प्रेस एंड पब्लिकेशन, बामसेप जागृति जत्था और बामसेप जागृति जत्था प्रेस एंड पब्लिकेशन और उसके पैरेलल जो आज आप हमारे रवि ने नंदेड़ से इस चैनल के लिए जो मेहनत की और तैयार किया है, वो जो उम्मीद थी उस टाइम पे, जो अपेक्षा रखी थी प्रेस एंड पब्लिकेशन में, हम खुले में कहते थे इस देश के UNI-PTI की तरह बामसेप की अपनी समाचार संस्था होगी, न्यूज चैनल होंगे। ये बामसेप की कमिटमेंट थी। लेकिन बामसेप के उस कमिटमेंट को पूरे करने की बजाय बामसेप संगठन को बचाना, मजबूत रखना, लोगों को बुरा न लगे, किसी को मौका नहीं दिया वो चला जाएगा, किसी को पोस्ट नहीं दी वो चला जाएगा, उसी के अंदर बामसेप को बचाने के लिए सारे लोग लगे रहे। और बामसेप का जो मेन काम था सामाजिक परिवर्तन का, आज उस मंजिल पर ले जाने में हम लोग थोड़े पीछे रहे हैं। लेकिन अभी जितने भी है वो सही और पक्के हैं। मुझे आज आप लोगों पे गर्व भी है। मेरे साथ जो टीम के साथ में जो काम कर रहा हूं, मैं आपके साथ जुड़ा हूं। जब पौधा जमीन से जुड़ता है और उस जमीन में खाद और पानी समाज की ओर से रेगुलर मिलता है, किसान की ओर से, वो काम आप लोग कर रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों से जुड़ा हूं और जुड़कर मैं आप लोगों के माध्यम से आपके साथ रहकर इस देश में जो बामसेप ने कमिट किया था, जो समाज से जो हमने जिम्मेदारी ली है, उसको पूरा करने का काम हम लोग रात दिन एक करके करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस कोशिश में हम उस मकड़ी की तरह है जो अपने जाल बुनने के लिए, अपने परिवार को रखने के लिए 1000 हजारों बार नीचे गिर के ऊपर जाती है, नीचे गिर के ऊपर जाती है, घर बनाती है। तो हमारे सामाजिक रिफॉर्मर्स, महापुरुष, शहीद लोग, चाहे गुरु नानक जी हो, संत रहीदास हो, वीर बेगमाया हो, गुरु घासीदास हो, संत तुकाराम हो, नारायण गुरु हो, पेरियार रामास्वामी हो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हो, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हो, हमारे राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो और माता रमाबाई आम्बेडकर हो। इन लोगों के खून पसीने से, उनकी शहादत से हम लोग हैं। हमारी कोई औकात नहीं, हम कुछ नहीं है। हम इनके पैर की धूल के रज के कण के बराबर भी नहीं है। तो इन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो भी बचा कुचा कुछ समय है हमारे पास, तो क्या हम इस 50 साल की उपलब्धि में बामसेप की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अलग अलग हमारी पांखें हैं, जो विंग्स हैं, उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करके आने वाला जो समय है 2024 और 25, अब ये सेमीफाइनल है, 2025 फाइनल है। 22 को इस देश में बहुजनों के ऊपर, इस देश के ओरिजिनल आदिवासियों के ऊपर
उनकी पैर की छाप उनके पैरों के नीचे दबाने की जो सिस्टम है, जो उनके धर्मशास्त्र में जो घटोत्कच का जो एग्जाम्पल है किसी धर्म ग्रंथ में कि वो राजा से वो 3 वरदान मांगे तो आकाश पाताल ऐसा कुछ मांगा था ना, तो आपके घटोत्कच को पैर के दबाकर पाताल में लगा दिया था और आपका सत्यानाश कर दिया था। हम लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं, हम सब मिलकर हिंदूवाद को, हिंदू राष्ट्र को बनते रोकने के लिए अभी भी मौका है। आओ हम सब मिलकर एक बने, नेक बने और कम से कम हम राजनीति न करते, दुश्मन को जीतने दे, जीतने की उनको परेशानी कर दे, तो अभी इस देश में हम सामाजिक परिवर्तन की बात को आगे बढ़ा सकते हैं, जा सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास और भी टाइम है। लेकिन मैं आपसे दोबारा इसके ऊपर आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने आप लोगों का काफ़ी समय ले लिया, मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन समय के तकाजे के हिसाब से मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाया हूँ। शायद मेरी बैटरी भी अभी लो हो रही है और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मुझे आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी दी, एक अवसर दिया है आप लोगों के साथ जुड़कर काम करने का, और उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप लोगों को कैसे भी करके इस मिशन को मंजिल पर ले जाने में तन मन धन से हम लोग सब साथ में चलकर इस सामाजिक परिवर्तन को सक्सेस करें, हिंदू राष्ट्र को रोके, संविधानिक भारत बना रहे, भारत की संसदीय प्रणाली बनी रहे और हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। यही उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से ठीक है। हेलो मेरी बैटरी लो हो गई है तो मैं ठीक है मीटिंग में जुड़ गया हूँ दूसरे फोन से, तो मैं आप लोगों से, सभी साथियों से दोबारा अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अब सभी साथी इस मूवमेंट में तन मन धन से जुड़कर इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाए, मजबूत करें और हम लोग सब मिलकर सामाजिक परिवर्तन लाए इस देश में। हम हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाए, यही हमारी मानसिक उपलब्धि होनी चाहिए और हम लोग इसमें आगे बढ़े, यही उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद करते। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर जी। आपने आवाज आ रही है? हाँ, ना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? अरे हेलो साहब, पास इतना इंफॉर्मेशन है ऑनर बामसेब के और उनके साथ में काम किया और अभी तक का अनुभव है 50 अनुभव उनके पास है के बारे में। तो वो हमेशा उनके पास टाइम कम पड़ता है, लेकिन समय का तकाजा है। ये चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 घंटे की ज़्यादा ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन आज बहुत समय लिया है और इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही दी है जो कि हमारे बेसिक लेवल के कार्यकर्ता को समझ सके। तो ये वाइंड अप करते हुए बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनका कार्यकाल कौन कौन थे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। माननीय कांशीराम जी दिनांक दिसंबर 1978 से 6 जून 1976 थे, 86 तक। माननीय तेजिंदर सिंह झिल्ली जी दिनांक 10 जून 1986 से 11 मई 2002 तक थे। इसके बाद माननीय शेषराज सिंह पवार जी दिनांक 11 मई 2002 से 15 मार्च 2008 तक थे। उसके बाद माननीय अभी जो
नेचर भाई राठौड़ साहब ने बात बताई है, वो तो फाउंडर मेंबर है, लेकिन उन्होंने 15 मार्च 2008 से 23 जनवरी 2016 तक उन्होंने कमान संभाली है बामसेब की। और उनके तय होने के बाद माननीय उत्तरवीर सिंह दिनांक 23 फरवरी 2016 से 16 2017 तक उनका कार्यकाल। उसके बाद हमारे पंचशील कुंभारे जी आज जो बीआरसी के अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2017 से 14/11/2021 तक उन्होंने बामसेब का कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम किया है। उसके बाद माननीय नक्षत्र सिंह झेल्ली 14 नवंबर 2021 से अभी तक उनका काम उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह बामसेब का जो कार्यकाल है और कमान है, काम है, और जो उपलब्धियां है उसके बारे में हमने चर्चा की है। और ये उपलब्धियों के साथ हमारे सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं